हरियापुर नाम के एक गांव में जग्गू और शांति नाम के पति पत्नी रहते थे। शांति जग्गू की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से जग्गू की एक बेटी थी चिंकी, दूसरी पत्नी से एक बेटी थी परी। चिंकी और परी में बहुत प्यार था, पर ये बात शांति को बिल्कुल नहीं भाती थी। शांति जग्गू के सामने हमेशा चिंकी से प्यार का नाटक करती थी और जग्गू के काम पर जाने के बाद चिंकी से घर का सारा काम करवाती थी। वो चिंकी और परी को साथ में नहीं खेलने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है माँ। अब परी भी तो बड़ी हो गई है ना माँ, तो मैं कल से स्कूल जाया करूँगी। स्कूल से लौटने के बाद अब जो भी कहोगी मैं वो सारा काम कर लूंगी। परी भी मेरा साथ दे दिया करेगी। उसकी बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा तूने? करमजली, तू तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तेरी जैसी लड़की को पढ़ाकर हम पैसे बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, और ऊपर से तू ये कह रही है कि मेरी बेटी से काम करवाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे ये सब कहा। वैसे भी ये सब तेरे बाप की गलती है। अगर मुझसे शादी करनी ही थी तो तुझे कहीं छोड़कर आ जाते, लेकिन नहीं, तुझे मेरे ही सर पर थोप दिया। ये सब मेरी फूटी किस्मत की वजह से हुआ है। वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हें जन्म देने वाले को कोसना चाहिए। अपनी माँ के बारे में सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आया। आपको जो कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी मत कहना। चिंकी के ऐसा कहने पर शांति और ज्यादा भड़क जाती है। कहूंगी और बार बार कहूंगी, क्या कर लेगी तू? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने रसोई से गरम गरम चिमटा लाकर चिंकी का हाथ जला दिया। चिंकी बहुत रोई, पर शांति को उस पर जरा भी दया नहीं आई। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, देखो कितना सारा जल गया है माँ। तुझे बहुत जवान लड़ाना आ गया है ना? तुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। बता, और करेगी मुझसे बहस? नहीं माँ, कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद चिंकी अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। रात को जब चिंकी के पिता घर आते हैं तो वो चिंकी के हाथ पर जला हुआ निशान देख लेते हैं। वो कहते हैं, अरे बेटी, ये तुम्हारे हाथ पर कैसे लग गई? चिंकी कुछ कह पाती उससे पहले ही शांति कहती है, अरे बच्ची है, खेल रही थी तो गिर गई। लेकिन शांति, ये तो जलने का निशान है। नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना बेटा चिंकी? तुम गिर गई थी ना? चिंकी शांति के डर के मारे कहती है, हाँ पापा, मैं खेलते समय गिर गई थी। ठीक से खेला करो बेटा। चिंकी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मेरा हाथ छोटी माँ ने जलाया है? मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही मेरी मदद करो माँ। रोते रोते चिंकी सो जाती है। अगले दिन सुबह शांति चिंकी के कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ डायन, आज सुबह उठने का इरादा है तेरा या नहीं? घर का काम कौन तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? शांति की आवाज सुनकर चिंकी की तुरंत आँख खुलती है। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो कहती है, माँ, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आज घर का काम आप ही कर लो ना माँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए बोल रही है? डायन, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर शांति एक डंडा लाती है और उससे चिंकी की खूब पिटाई करती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को घर से बाहर कर दिया। चिंकी दरवाजे के सामने खड़ी होकर रो रही थी और कह रही थी, माँ, दरवाजा खोलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसे ही चिंकी वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी होकर रोती रही। कुछ देर बाद शांति बाहर निकली। तो अभी तक यहीं खड़ी है?
चली जा यहाँ से, तेरा बाप आएगा तो उसे कह दूंगी कि पता नहीं कहाँ चली गई। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ऐसा कहकर शांति ने चिंकी को धक्का मार दिया। अब छोटी माँ मुझे यहाँ नहीं रहने देगी, मुझे किसी तरह कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते अंधेरा हो जाता है, वो डरने लगती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं चल पाऊंगी, पैरों में कांटा भी चुभ गया है, बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ की आत्मा देखकर चिंकी डर जाती है। बेटी, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हें भूखा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक चीज तो कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 2 जादुई सैंडल दे सकती हूँ। इतना कहते ही चिंकी की माँ की आत्मा वहाँ पर जादुई 2 सैंडल प्रकट करती है और गायब हो जाती है। चिंकी फटाफट एक सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही चिंकी के सामने बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। चिंकी पेट भर के खाना खा लेती है। चिंकी दूसरी सैंडल देखकर सोचती है, मैं इस दूसरी सैंडल का क्या करूँगी? हाँ, मैं दूसरी सैंडल को परी को दे दूंगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। अब तक छोटी माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। इतना सोचकर चिंकी जादुई सैंडल की मदद से घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद शांति कहती है, तू फिर आ गई? चिंकी देखती है कि शांति का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। वो जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी छोटी माँ का गुस्सा शांत कर दो। चिंकी के इतना कहते ही उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि दूसरी सैंडल वो परी को देना चाहती है। परी के प्रति इतना प्यार देखकर शांति की आंखें नम हो जाती है। तभी मौका पाकर चिंकी जादुई सैंडल से कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाली सैंडल, मेरी माँ को विनम्र दिल का बना दो। फिर क्या था, जादुई सैंडल के जादू से चिंकी की सौतेली माँ उसे भी बहुत प्यार करने लगती है। दोनों जादुई सैंडल परी और चिंकी दोनों की जिंदगी बहुत आसान बना देते हैं। सौतेली माँ का अत्याचार और परी का दुलार। कमलपुर नाम के एक छोटे से गांव में चंकी पांडे नाम का एक छोटा सा किसान रहता था। चंकी पांडे के 2 बच्चे थे, रानी और छुटकी। दोनों अभी बहुत छोटी थी। रानी 10 साल की थी और छुटकी 6 साल की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चंकी पांडे ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसको रोहित नाम का एक बेटा था। रानी और छुटकी की सौतेली माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान करती रहती थी। एक दिन सौतेली माँ सरिता गुलाब जामुन बना रही थी। हाय हाय, मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मेरा बेटा रोहित बहुत खुश हो जाएगा। तभी सरिता के पास छुटकी आती है। सरिता माँ, एक गुलाब जामुन मुझे भी खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। ए लड़की, चल जा यहाँ से। ये गुलाब जामुन मैंने तेरे लिए नहीं बनाए हैं। ये गुलाब जामुन तो मैंने अपने रोहित के लिए बनाए हैं, अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ माँ कि आपने ये गुलाब जामुन रोहित भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन इनमें से एक गुलाब जामुन दे दो ना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। हाँ हाँ, जो मेरे बेटे रोहित को पसंद होता है, तुम दोनों बहनों को भी वही पसंद होता है। चल जा यहाँ से, बढ़िया ही गुलाब जामुन खाने वाली। ये बात सुनकर छुटकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर मोटा पेट लिए रोहित आता है और बड़ी रूखी आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के बाद मुझे खेलने भी जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आज मैंने तेरे मनपसंद के गुलाब जामुन बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए। इसके बाद सरिता रोहित के लिए गुलाब जामुन लेकर आती है। सरिता सारे गुलाब जामुन रोहित के आगे रख देती है।
रोहित गुलाब जामुन खाने लगता है। तब सरिता कहती है, कैसे लगे बेटा गुलाब जामुन? अच्छे तो बने हैं ना? हाँ हाँ ठीक बने हैं। अब ज्यादा मत बोलो, चुपचाप मुझे खाने दो। हाँ हाँ बेटा, आराम से खा ले। देखते ही देखते रोहित बहुत सारे गुलाब जामुन खा लेता है। छुटकी वहाँ खड़ी उसे उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ज्यादा गुलाब जामुन खाने की वजह से रोहित के पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मर गया मैं तो। माँ कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे को? मेरे बच्चे के पेट में दर्द कैसे हो गया? ये जरूर इस मनहूस छुटकी की वजह से हुआ है। जब गुलाब जामुन खा रहा था तो कैसे घूर घूर कर देख रही थी। सरिता छुटकी को भला बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, क्यों डांट रही हो छुटकी को? ओहो, देखो तो जरा कैसी आ गई अपनी बहन की चमची। अपने बाप को खाना देकर बड़ी जल्दी आ गई तू। गई भी थी या रास्ते में खुद ही खा लिया? नहीं माँ, मैं पापा को खाना देकर आई हूँ। रास्ते में हिमांशी दीदी मिल गई थी तो उनकी स्कूटी पर बैठकर आ गई, इसलिए जल्दी आ गई। हाँ हाँ ठीक है, खूब जानती हूँ तेरे बहाने। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से मेरी जान छूटेगी। चल रोहित, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। पता नहीं इन दोनों बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इतना कहकर सरिता रोहित को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। तब छुटकी अपनी बड़ी बहन रानी से कहती है, दीदी, सरिता माँ कितनी बुरी है ना। हम दोनों को कितना कुछ कहती है और हम दोनों से बिल्कुल प्यार नहीं करती। सारा प्यार उस रोहित को ही करती है। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। देखना दीदी, मैं इनकी शिकायत पापा से करूँगी। नहीं नहीं छुटकी, ऐसा नहीं बोलते। अब सरिता माँ ही हमारी माँ है। उनको ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो इसलिए ऐसा बोलती है। तुम पापा जी से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है दीदी, आप कहती हो तो मैं नहीं कहूँगी। इस तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन चंकी पांडे खेत से अपने घर आता है। उसके पैर में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। हे भगवान, मर गया मैं तो। गाँव के बच्चे भी बहुत बदमाश हो गए हैं। तभी रानी अपने पापा के पास आती है और उनकी चोट देखकर कहती है, क्या हुआ पापा, आपके पैर पर इतनी चोट कैसे लग गई? सरिता माँ, जल्दी बाहर आइए, जल्दी आइए माँ। रानी की आवाज सुनकर सरिता वहाँ आती है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई? इतना कहते हुए सरिता अपने पति को देखती है और कहती है, हाय हाय, ये चोट कैसे लग गई आपको जी? सत्यानाश हो उसका, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्या बताऊं सरिता, खेत से लौटकर घर आ रहा था। वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। किसी ने मेरे पैर पर बॉल मार दी। मैं देख पाता इतने में सारे बच्चे भाग गए। सत्यानाश हो नवारा और बिगड़ैल बच्चों का। तभी वहाँ पर मटकता हुआ रोहित आता है। क्या पापा, देख कर चलना चाहिए ना, लग गई ना बॉल पैरों पर। अच्छा जी, अब समझा मैं। नालायक, तूने ही बॉल मारी है ना मुझे। अरे पापा, मैंने आराम से बॉल मारी थी, आप ही बीच में आ गए। देखो देखो इस नालायक को देखो, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है। अरे जाने दीजिए ना, बच्चा है, हो जाती है गलती। तब रानी अपने पिता के लिए दवा लेकर आती है और अपने पिता के घाव पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, जल्दी से बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे लाल, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं बना कर ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? तो रुक, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सरिता पकोड़े बनाने लगती है। वो सारे पकोड़े बनाकर तैयार करती ही है कि तभी उसकी पड़ोसन चंपा हाथ में कटोरी लिए वहाँ आ जाती है। अरे सरिता दीदी, क्या कर रही हो? पकोड़े बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। अरे चंपा, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस जरा सी चीनी चाहिए। लेकिन जब चीनी लेने आई हूँ तो पकोड़े भी लेकर जाऊंगी। तुम भी खूब मजाक कर लेती हो चंपा। मैं तुम्हें पकोड़े जरूर देती, लेकिन पकोड़े कम है और घर में बच्चे 3, बच्चों के लिए बना रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मुझे चीनी ही दे दीजिए। तभी वहाँ पर रानी और छुटकी आ जाती है। रानी और छुटकी को देखकर चंपा कहती है, अरे बच्चों, पकोड़ों को देख क्या रहे हो? खाओ खाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। क्यों सरिता दीदी, सही कहा ना मैंने?
हाँ, खाओ बच्चों, पेट भर कर खाओ। रानी और छुटकी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पकोड़े खा रहे थे। उन्हें देखकर सरिता अपने मन में सोचती है, अरे अरे, ये तो सारे ही पकोड़े खा रहे हैं। मेरा रोहित क्या खाएगा? चंपा को जाने दो, फिर इन्हें बताती हूँ। मना नहीं कर सकते थे पकोड़े खाने से। किस सोच में डूब गई सरिता दीदी? चीनी दे दो। सरिता चंपा को चीनी दे देती है। चीनी लेकर चंपा वहाँ से चली जाती है। चंपा के जाने के बाद सरिता गुस्से में रानी और छुटकी से कहती है, क्यों रे लड़कियों, घर में कोई आया नहीं कि तुम दोनों अपनी मनमानी करना शुरू कर देती हो? सारे पकोड़े खा गई, अब मेरा बेटा रोहित क्या खाएगा? तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर सरिता एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और दोनों बहनों की पिटाई करने लगती है। माँ, छुटकी को मत मारिए, वो अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ हो जाएगा। माँ, अभी भी मुंह बंद नहीं हो रहा तेरा। ले और ले, पकोड़े खाने का शौक है ना तुम दोनों बहनों को? आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। सरिता उन दोनों बहनों की खूब पिटाई करती है। डर के मारे दोनों घर से भाग जाती हैं और भागते भागते गांव के किनारे वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। दीदी, आप रुक क्यों गई? भागो, नहीं तो माँ आ जाएगी। नहीं छुटकी, माँ यहाँ तक नहीं आ पाएगी। शाम तक हम यहाँ पर सुरक्षित है। डर के मारे दोनों बच्चियां जंगल में बैठी रहती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। उन दोनों की घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और शाम हो जाने के कारण उन्हें जंगल में डर लग रहा था। वो दोनों वहीं बैठकर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट होती है और कहती है, बच्चों, इस घने जंगल में यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप कौन हो और हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम भी हमारी पिटाई करोगी। नहीं बच्चे, तुम दोनों मुझसे डरो मत। मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने आई हूँ। ऐसा कहकर परी जमीन पर बैठ जाती है और दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें दुलार करने लगती है। बच्चे बहुत मासूम थे। परी का प्यार पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर परी उनके खाने के लिए खाना प्रकट करती है और कहती है, बच्चों, आज रात तुम दोनों मेरे साथ परी लोक चलो। रात भर तुम दोनों वहीं रहना। उसके बाद कल सुबह मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगी और तुम्हारी सौतेली माँ की शिकायत करूंगी। सच में परी? ठीक है, हम तुम्हारे साथ परी लोग चलने के लिए तैयार है। तुम बहुत अच्छी हो। परी दोनों बच्चों को लेकर परी लोग चली जाती है और वहाँ बच्चे खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह परी दोनों बच्चों को लेकर चंकी पांडे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर चंकी पांडे को बहुत गुस्सा आता है। सरिता ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज ही उसको घर से निकाल दूंगा। चंकी पांडे अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर घर जाता है और सरिता की खूब डांट लगाता है और सरिता और रोहित को घर से निकालने लगता है। लेकिन तभी रानी और छुटकी मिलकर अपने पिता को रोक लेती हैं। ये सब देखकर सरिता के मन में दोनों बच्चियों के लिए प्यार आ जाता है और वो उनसे माफी मांगती है। परी ये सब देखकर मुस्कुराती है और वापस परी लोक चली जाती है और दूसरी तरफ वो पूरा परिवार अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। ये कहानी सारिका नाम की एक लड़की की है। सारिका के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो बहुत गरीब थी, इसलिए मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी। सारिका अनाथ थी, उसके परिवार में भी कोई नहीं था। मंदिर के बाहर से उसे जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो कुछ खाना खरीदकर खा लेती थी। सारिका जब भी किसी परिवार को एक साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और वो उदास हो जाती थी। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरी ही पास कोई नहीं है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या मंजूर है। एक दिन सारिका मंदिर के बाहर बैठकर सभी से भीख मांग रही थी। तभी राहुल नाम का लड़का मंदिर में दर्शन करने आता है। राहुल को देखकर सारिका उससे भी भीख मांगती है।
सुनिए, कुछ खाना या पैसा देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए। भगवान आपको खुश रखेगा। फिलहाल तो प्रसाद के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम ये प्रसाद खा लो। राहुल सारिका को प्रसाद दे देता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तुम इस तरह भीख क्यों मांगती हो? दिखने में तो तुम बहुत सुंदर हो। जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा घर यहीं पास में है। कल मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, क्या आप पार्टी में आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर खाना मिलने वाला है तो मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, खाना जरूर मिलेगा, आप बस मेरे घर आ जाइएगा। ऐसा कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फटे पुराने कपड़ों में सारिका राहुल के घर जाती है। राहुल का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। सारिका डरती हुई राहुल के घर के अंदर जाने लगती है। तभी कुछ बॉडीगार्ड उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। तभी राहुल सारिका को देख लेता है और कहता है, अरे इस लड़की को अंदर आने दो, मैं इसको जानता हूँ। सारिका घर के अंदर आती है। राहुल का इतना बड़ा घर देखकर सारिका बहुत चकित रह जाती है। उसने इतना बड़ा घर आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इतना बड़ा घर और इतनी कीमती चीजें कभी नहीं देखी थी। कितना खूबसूरत है ये सब। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या खाओगी तुम? यहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए है, चलो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। राहुल की माँ राहुल को सारिका के साथ देख रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, ये राहुल किस गरीब भिखारी के साथ घूम रहा है? अभी जाकर पूछती हूँ इससे। ऐसा सोचकर राहुल की माँ राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल कौन है ये? तू किसे लेकर आ गया है मेरे घर में? माँ इसका नाम सारिका है, मैंने इसे आज की पार्टी में बुलाया है। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया कर। देखो तो जरा इसे, कितनी गरीब दिख रही है। नहीं माँ, ये बहुत अच्छी है। माना थोड़ी गरीब है, लेकिन फिर क्या हो गया? शट अप राहुल, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। मैंने कहा इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। राहुल की माँ गुस्से में सारिका को घर से बाहर निकलवा देती है। सारिका उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाती है। अगले दिन राहुल फिर से मंदिर के पास आता है। उसकी एक बार फिर से सारिका से मुलाकात होती है। सारिका उसी मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। राहुल सारिका के पास जाकर कहता है, सारिका मुझे माफ कर दो, कल माँ की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। राहुल इतना कहता ही है कि तभी सारिका वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाती है। राहुल वापस उसके पास जाता है। तब सारिका कहती है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए राहुल, आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से और मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नहीं सारिका, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरी माँ की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बात करूँगा। इसी तरह एक बार फिर से राहुल और सारिका के बीच बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राहुल सारिका से कहता है, सारिका तुम जानती हो, मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। वो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी शादी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नहीं सारिका, ये खुशी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी माँ जबरदस्ती किसी और लड़की से मेरी शादी करवा रही है। ये तुम क्या कह रही हो राहुल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना सारिका, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। तुम भी शादी के लिए मान जाओ ना। इस तरह राहुल सारिका से शादी कर लेता है और सारिका को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जब राहुल की माँ उसको सारिका के साथ देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, निकल जाओ दोनों मेरे घर से, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। राहुल की माँ राहुल को घर से बाहर निकाल देती है। राहुल और सारिका घर से बाहर आ जाते हैं। राहुल, अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे हम दोनों? मैं कुछ करता हूँ सारिका, तुम चिंता मत करो।
राहुल जंगल से लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर एक झोपड़ी तैयार कर लेता है और फिर वो दोनों पति पत्नी उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। राहुल कई जगह पर काम ढूंढने जाता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो सारिका को एक वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। जंगल से तोड़े हुए फल से दोनों पति पत्नी का पेट भर रहा था। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त राहुल को एक बच्ची बीमार अवस्था में पड़ी हुई मिली। राहुल उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। सारिका और राहुल दोनों मिलकर उस बच्ची की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बच्ची राहुल और सारिका से कहती है, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। आज अगर मैं ठीक हो पाई हूँ तो सिर्फ आप दोनों की वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम धन्यवाद क्यों कह रही हो? तुम इतनी प्यारी हो, भला तुम्हारी मदद कोई क्यों नहीं करेगा? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है ना। सारिका की ऐसी बात सुनकर वो बच्ची बहुत खुश होती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। बच्ची को इस तरह परी बनते हुए देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तब परी कहती है, मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो। मैं सिर्फ तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए आज मैं सारिका को एक जादुई झुमका देना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों का भला होगा। तुम दोनों इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई झुमका परी सारिका को देकर वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद राहुल कहता है, देखा सारिका, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। लेकिन फिलहाल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तभी जादुई झुमके में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। अब वो दोनों उस जादुई झुमके से जो भी मांगते थे वो उन्हें मिल जाता था। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन राहुल को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर राहुल और सारिका फौरन राहुल की माँ के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी दवा उनको ठीक नहीं कर पा रही है। तभी सारिका जादुई झुमका निकालती है और कहती है, जादुई झुमके, मेरी सासू माँ को ठीक करने वाली दवाई दे दो। सारिका के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक दवाई प्रकट हो जाती है। सारिका वो दवाई अपनी सास को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही राहुल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सारिका से और राहुल से माफी मांगती है। राहुल और सारिका भी अपनी माँ को माफ कर देते हैं और उस दिन से सारिका राहुल के साथ उसके आलीशान घर में रहने लगती है। अब उनको जादुई झुमके की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों परी को याद करते हैं और परी वहाँ प्रकट हो जाती है। परी जी, हमारे मुश्किल समय में इस जादुई झुमके ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, इसलिए आप ये झुमका रख लीजिए और इसे किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए ताकि हमारी तरह किसी और की जिंदगी भी आसान हो सके। सच में तुम दोनों पति पत्नी के विचार बहुत अलग और खूबसूरत है। ठीक है, मैं चलती हूँ। झुमका लेकर परी वहाँ से चली जाती है और वो पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। मदद करने वाली जादुई दो नदी। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में वर्षा अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही सड़क दुर्घटना में राधा के पति की मृत्यु हो गई थी। तभी से वर्षा की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई थी। राधा बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। उससे जितना हो पाता वो दूसरों की मदद किया करती थी। राधा गांव में एक सब्जी का ठेला लगाती थी। सब्जियां बेचकर ही वो अपना और वर्षा का गुजारा करती थी। वर्षा, मैं खेत पर जा रही हूँ सब्जियां तोड़ने, तुम खाना खा लेना, मैंने खाना बना दिया है। माँ, आपको मेरे कारण ही सुबह 5 बजे उठकर खेत से सब्जियां तोड़ने जाना पड़ता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आज तो मैं भी आपके साथ सब्जियां तोड़ने चलूंगी। नहीं वर्षा, तू तकलीफ क्यों करती है?
अभी मैं हूँ ना। माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। तू बहुत जिद्दी है, तू नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, चल। फिर राधा और वर्षा दोनों सब्जियां तोड़ने के लिए खेत पर चले जाते हैं। माँ देखो, कितनी हरी हरी भिंडी और लाल लाल टमाटर हैं। हाँ वर्षा, ये सब ताजा हैं। तुम टमाटर तोड़ लो, जब तक मैं भिंडी तोड़ लेती हूँ। ठीक है माँ। सभी सब्जियां तोड़ने के बाद राधा और वर्षा घर वापस आ जाती हैं। वर्षा, मैं सब्जियां लेकर बाजार जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना। खाना रखा है, याद से खा लेना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं खा लूंगी। राधा सब्जियां लेकर बाजार पहुँचती है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो। किसी तरह राधा जोर जोर से आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगती है। तभी वहां पर सुषमा नाम की एक औरत सब्जी खरीदने आती है। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपए किलो मेम साहब। 30 रुपए किलो? तुम तो बहुत ज्यादा दाम बता रही हो। इतना नहीं होता, 20 रुपए किलो देना है तो दो। मेम साहब, आपको सही दाम बताया है, ज्यादा नहीं बताया। अच्छा ठीक है, आप 20 रुपए किलो ही ले लीजिए। अच्छा तो फिर 1 किलो दे दो। राधा सुषमा को सब्जी दे देती है। शाम हो गई है, आज केवल 50 रुपए की ही कमाई हुई। इतने में मैं अपना और वर्षा का गुजारा कैसे चला पाऊंगी। फिर शाम को जब राधा सब्जी का ठेला लेकर घर वापस जा रही थी, तभी गांव की एक औरत काजल राधा के पास आती है। राधा, क्या तुम मुझे कुछ सब्जियां उधार दे सकती हो? मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और मेरा बच्चा बहुत भूखा है। हाँ काजल, ले लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पति बीमार हैं, जिस कारण तुम्हें ही अपना घर चलाना पड़ता है। राधा काजल का दुख समझती है और उसे कुछ सब्जियां दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। देखना, एक दिन तुम्हें इस अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। इसमें धन्यवाद कैसा बहन, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए और तुम्हें इन सब्जियों के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति जल्दी से ठीक हो जाएं, भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना है। राधा काजल को सब्जियां देकर अपने घर वापस लौट आती है। राधा अपने और वर्षा के लिए खाना बनाती है। आओ वर्षा, खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी की सब्जी? वो तो मुझे बहुत पसंद है। फिर वर्षा बड़े ही चाव से भिंडी की सब्जी खाती है। वर्षा के बाद राधा खाना खाने के लिए बैठती है। राधा जैसे ही खाना खाने वाली होती है, उसे बाहर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आती है। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर राधा अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, मैंने आज कई दिनों के बाद भरपेट भोजन किया है, मन को शांति मिल गई। बुढ़िया अम्मा राधा को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। माँ, आपने अपना सारा खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया, अब आप क्या खाओगी? बेटा, वो बूढ़ी अम्मा कई दिनों से भूखी थी, इसलिए मैंने अपना भोजन उन्हें दे दिया। मुझसे ज्यादा उन्हें भोजन की जरूरत थी। और वैसे भी बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, अब से मैं भी दूसरों की मदद किया करूंगी। शाबाश मेरी बिटिया। अच्छा चल सो जा, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन राधा का मकान मालिक राकेश उसके घर आता है। राधा, 3 महीनों से तुमने मकान का किराया नहीं भरा है। अगर इस महीने भी तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, हम गरीबों पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी लेकर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं अभी तक चुप था। सेठ जी, मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए,
मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। माँ, क्या ये अंकल हमें इस घर से निकाल देंगे? तुम चिंता क्यों करती हो मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हे भगवान, वर्षा को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? ऐसे ही समय बीतने लगता है। राधा बहुत कोशिश करती है पैसे जोड़ने की, लेकिन वो मकान का किराया नहीं दे पाती, जिस कारण मकान मालिक उसे घर के बाहर निकाल देता है। हे भगवान, मैं अपनी बच्ची को लेकर अब कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, तू ही बता। तभी राधा की नजर जंगल के रास्ते पर पड़ती है। राधा वर्षा को लेकर जंगल की ओर चली जाती है और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझे वो सब नहीं दे पा रही हूँ जो तुझे मिलना चाहिए। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वर्षा की बात सुनकर राधा वर्षा को जोर से गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची कभी किसी चीज की मांग नहीं करती है, भगवान तुझ जैसी बेटी हर किसी को दे। माँ, आप भी बहुत अच्छी हो। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी पेड़ से तोड़कर तेरे लिए कुछ फल ले आती हूँ। उसके बाद राधा फल तोड़ने के लिए पेड़ की तलाश करने लगती है। तभी उसे आम के पेड़ के नीचे एक घायल हिरन दिखाई देता है। राधा उस हिरन के पास जाती है। ये हिरन तो कितना घायल है, अब मैं इसकी मदद कैसे करूं? तभी हिरन बोलने लगता है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोलने वाला हिरण हूँ, कृपया तुम मेरी मदद करो। उस पेड़ की पत्तियों को पीसकर मेरे घाव पर लगा दो। राधा पेड़ की पत्तियों को पीसकर हिरन के घाव पर लगा देती है, जिससे हिरन के घाव भर जाते हैं और वो स्वस्थ हो जाता है। राधा, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने मेरी मदद करी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस जंगल के बीच में जब तुम जाओगी तो तुम्हें जादुई 2 नदी मिलेंगी जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हैं। वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगी। फिर राधा उस हिरन के कहे अनुसार जंगल के बीचों बीच जाती है। उसे वहाँ पर 2 नदियाँ दिखाई देती है। एक नदी सफेद और एक नदी पीले रंग की होती है। आओ राधा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आप मुझे जानती हो? राधा, तुम बहुत ही दयालु हो, क्योंकि दयालु व ईमानदार लोग ही हम तक पहुंच पाते हैं। हमने ही घायल हिरन के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रही। हम तुमसे बहुत खुश हैं। फिर पीली जादुई नदी राधा की कुटिया को एक आलीशान घर में बदल देती है। ये लो राधा, अब तुम्हें कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। सफेद जादुई नदी राधा को बहुत सारा धन देती है। ये लो राधा, अब से तुम अपनी बेटी वर्षा की अच्छे से परवरिश करना और उसके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राधा जादुई 2 नदी की मदद से वर्षा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।